Good morning, students. Today I am going to continue with my topic, that is basic concepts of chemistry. And in this, we will do laws of chemical combination. There are certain laws which govern how chemicals combine to form compounds. We know that in nature, matter exists as compounds. It is not found purely in the atomic form. So combination of atom leads to the formation of product, and this is governed by certain laws which are known as laws of chemical combination. And in this category, first law is law of conservation of mass. This law is also known as law of mass action. Now what does this law says? That during any physical or chemical change, the total mass of reactants is always equal to the mass of products. In other words, we can say that matter can neither be created nor be destroyed. तो चाहे हमारा प्रोसेस फिजिकल चेंज का हो या केमिकल प्रोसेस हो, अगर हम कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का लेंगे, द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. दैट मीन्स मास इज ऑलवेज कंजर्व. दैट मीन्स matter can neither be created nor be destroyed. Now इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं with the help of some examples. Let us suppose पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की. तो फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होती है. एक बड़ी सिंपल एग्जांपल लेते हैं. मान लो मेरे पास आइस है, अगर मैं उसको हीट करूंगा तो आइस विल बी कन्वर्टेड टू वाटर. So conversion of ice to water is a physical change. तो अगर मैं इस प्रोसेस को करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करूं, जिसमें कि एक कंटेनर में मैं कुछ आइस ले लूं और उसको मैं कंटेनर को कवर कर दूं और मैं इसका मास ऑफ आइस नोट करूं. मान लो वो W1 ग्राम आता है और इस ढके हुए वेसल को मैं थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दूं ताकि ये वार्म हो जाए. और जैसे ही वार्म होगा तो आइस विल मेल्ट एंड यू विल गेट इन द सेम कंटेनर आइस विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर. अब मैं इस कंटेनर का अगर मास नोट करूंगा तो मास ऑफ वाटर मेरे पास जो आया है W2. तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? W1 will be equal to W2. That means matter can neither be created nor be destroyed. This stands the law of conservation of mass. This is known as the law of conservation of mass. यही प्रोसेस हम केमिकल प्रोसेस में भी लगा सकते हैं, केमिकल चेंज. अब केमिकल चेंज का मतलब क्या है? रिएक्शन. Now there are so many reactions, पर हम वो रिएक्शन सिलेक्ट करते हैं the reaction which is visible to us. A visible change in a chemical reaction can be taken as a chemical process for identification. और यहाँ पे जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा होता है जब जिसमें हम दो रिएक्टेंट लेते हैं, तो एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ और पहले का एनायन दूसरे के कैटायन के साथ एक्सचेंज हो जाता है. ऐसे प्रोसेस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. और हमें रिएक्शन कौन सी लेनी है? जहां पे कोई विजिबल चेंज हो. तो हमने क्या किया? सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, साथ में सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया. अब ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो कलरलेस होती है. तो जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को लेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि दोनों सॉल्यूशन जो हैं दे आर ट्रांसपेरेंट. जब हम इनको मिक्स करेंगे तो वी विल गेट NaNO3 along with the formation of AgCl.
And all of you know that sodium nitrate is again soluble. It will form the aqueous solution, but AgCl will appear in the form of white precipitate. क्या मतलब हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ है और साथ में व्हाइट पीपीटी आने से ये विजिबल हो गया। तो इस रिएक्शन को हम एज ए एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वी कैन इंडिकेट दैट देयर इज अ प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करने के लिए एक बंदा था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लैंडोल्ट। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट, एंड ही मेड अ ट्यूब known as the Landauer's tube। अब ये ट्यूब कैसी है? दो टेस्ट ट्यूब्स हैं जो कि इंटरकनेक्ट हो चुके हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास ट्यूब। स्पेशल उसने एक ट्यूब डिजाइन की, इसमें दो ट्यूब हैं, उनको बीच में से ज्वाइन किया ताकि इसका ये वाला लिक्विड अगर इसमें होगा वो इधर आ सकता है और इधर वाला इधर जा सकता है। तो हम बड़ी केयरफुली सबसे पहले इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल देंगे विच इज वन ऑफ अवर रिएक्टेंट, और दूसरी ट्यूब में हम केयरफुली NaCl का सॉल्यूशन डाल देंगे। तो अब हम और इस ट्यूब को हम कॉर्क से बंद कर देंगे। अब क्या होगा हमारे पास? इसमें सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें NaCl है। द अमाउंट वी हैव एडेड इज नाउ you cannot change and we have closed the vessel the test tube with the help of cork। तो इस ट्यूब को हम वे कर लेंगे। तो मान लो मास या इनिशियल मास ऑफ लैंडोल्ट्स ट्यूब मान लो W1 ग्राम है। उसके बाद क्या करेंगे? हम इस ट्यूब को शेक करेंगे। जब हम इस ट्यूब को शेक करेंगे तो क्या होगा? बिकॉज द ट्यूब इज कनेक्टेड फ्रॉम इनसाइड, तो यहां से सॉल्यूशन इधर और यहां से सॉल्यूशन इधर चला जाएगा। द सिल्वर नाइट्रेट केमिकल दैट विल कम इन कांटेक्ट विद NaCl, और हमें रिएक्शन पता है जब भी NaCl और AgNO3 के सॉल्यूशन कांटेक्ट में आते हैं दे फॉर्म AgCl PPT। so what will happen? we will get the same tube but now a chemical change has taken place। तो दोनों साइड पे हमें क्या नजर आने शुरू हो जाएंगे? white PPT of silver nitrate। of course sodium nitrate will be formed but that will be the solution that is transparent, तो वो हमें नजर नहीं आएगा। तो हम ये देखेंगे कि एक केमिकल चेंज हो गया है, और केमिकल चेंज होने के बाद हम इसका फाइनल मास नोट कर लेंगे, वो W2 है। चूंकि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है तो इस केस में भी W1 will be equal to W2। so this is known as law of conservation of mass। क्या? कि चाहे रिएक्शन फिजिकल प्रोसेस हो, मतलब जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, या केमिकल प्रोसेस हो जिसमें कोई रिएक्शन होता है, जितना रिएक्टेंट का मास लेंगे उतना ही प्रोडक्ट का मास रहता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस अबाउट दिस लॉ, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो ये है कि इट इज एप्लीकेबल टू ओनली सिंपल रिएक्शन बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर प्रोसेसेस। तो आप लोगों ने लोअर क्लास में ये पढ़ा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं वो वोगली रिएक्शन होती हैं जिनमें न्यूक्लियर जब कंबाइन करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो उसमें क्या होता है? मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड यू नो द रिलेशन E is equal to mc², where m is the mass। so इसका मतलब ये हुआ that law of conservation of mass is applicable to simple processes but it is not applicable to all processes because it is not applicable to nuclear reactions। तो ये कहां पे फिर एक लॉ क्या बनेगा? तो फिर हम इसको एक नए तरीके से डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं कंबाइंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज कंजर्व्ड। हम यहां पे क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब अगर थोड़ा बहुत मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया या एनर्जी की हेल्प से मास क्रिएट हो गया, वो इंटरकन्वर्टिबल हैं,
लेकिन टोटल सिस्टम का जो सम ऑफ मास एंड एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। द सेकेंड लॉ इन दिस category is law of constant composition. So this law is also known as law of definite proportions. And the definition of this law is irrespective of the source, a chemical compound is always found to be made up of same elements which are combined together in fixed ratio by mass। कि चाहे हम किसी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से ले लें, उस कंपाउंड का जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब उसके जो कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं वो फिक्स रहेंगे और उनके अंदर जो रेशियो ऑफ मास होगी वो भी फिक्स रहेगी। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड एज ए कंपाउंड ले रहे हैं। अब आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बहुत तरीकों से बना सकते हैं। कार्बन को जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सोडियम कार्बोनेट को अगर HCl से रिएक्ट करवा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। So there are so many sources from which we can prepare carbon dioxide. From all the sources, what we obtain is that in carbon dioxide there are always two elements. One is carbon and other is oxygen. And if I try to find out the ratio, how many carbon atoms? There is one atom. How many oxygen atoms? There is two atoms of oxygen. There are two atoms of oxygen. तो एक कार्बन के एटम का मास 12 mu होता है, टू एटम्स का ऑक्सीजन का 2 into 16 that is equal to 12:32 हो गया। The ratio will be 3:8। तो दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी प्रोसेस से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आओगे, you will always find that the ratio of carbon and oxygen is always constant or fixed। इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और कांस्टेंट कम्युनिटी। और एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर की बात कर लेते हैं बेटे। वाटर को आप रेन वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, पॉन्ड से ले लो, सी वाटर को प्यूरिफाई करके वाटर ले लो, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करो और वाटर बना लो। देयर आर सो मेनी सोर्सेस। इन सबसे जो हमें वाटर मिलेगा, अगर हम उसको चेक करेंगे तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा, मतलब 2 into 1 2 and oxygen का 16। all waters they will have a ratio of 1:8 and this is known as law of constant composition which is applicable to all chemical compound। so this law explains that कि कोई भी कंपाउंड लो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे और उनकी जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। but there is one limitation also for this law, and the limitation is because certain elements they exist। now the limitation is certain elements exist as isotopes। तो क्या होगा, उन एलिमेंट्स की जो रेशियो है वो वेरी कर जाएगी कंपाउंड्स। जैसे मान लो मैं कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात करूं तो I know that there are 2 type of carbon atoms, CO2 with 12 isotope and CO2 with C13 या C14 14 isotope। now the ratio of C is to O will be 12:32 which is 3:8, but in this case the ratio with C is to 8 will be 14:32 17 7:2
60. That means the ratio will vary if there are isotopes. So those elements where isotopes of the elements are found, we will say that there will be. So law of constant composition क्या कहता है? वो ये कहता है कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड आप ले लो, किसी भी सोर्स से ले लो, किसी भी मेथड से बना लो, उसके अंदर वही एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट के बाय मास की रेशियो हमेशा सेम रहेगी। पर एक लिमिटेशन है जिसको कि हमें ध्यान रखना है कि कई बार एलिमेंट का आइसोटोप इन्वॉल्व हो जाता है, तो जब आइसोटोप इन्वॉल्व होगा तो जो नॉर्मल रेशियो है वो उससे रेशियो डिफरेंट हो जाएगी, बिकॉज मास ऑफ द आइसोटोप इज डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई वी से दैट आइसोटोप्स होते हैं क्या है, आपको पता है कि सेम एलिमेंट के दो एटम्स जिनका मास डिफरेंट होता है, तो अगर मास डिफरेंट हो गया तो रेशियो भी डिफरेंट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। नाउ द थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो ये थोड़ा डिफरेंट है लॉ नॉर्मल जो हमने अभी तक किया उनसे। इसमें हम क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है कि दो एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो वो डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन, जो कि आप कॉमनली जानते हो, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। इसका मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि वही दो एलिमेंट होते तो सेम ही है लेकिन वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तब एक नया लॉ एप्लीकेबल हो जाता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लेट अस लर्न इट्स स्टेटमेंट फर्स्ट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds, कम से कम दो या उससे ज्यादा, two or more compounds, then the ratio of masses of one element that combines with the fixed mass of other is always a simple ratio। क्या मतलब हुआ कि अगर ऐसी सिचुएशन आए कि दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, तो दो एलिमेंट हैं सेम लेकिन उन्होंने कंपाउंड दो या दो से ज्यादा बना दिए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया जाए उसके साथ दूसरे का कितना मास रिएक्ट करेगा, वो जो मास आएगा उसकी हम रेशियो लेंगे और वो रेशियो हमेशा सिंपल होगी। बाय सिंपल रेशियो आई मीन 1:1, 1:2, 2:3, 1:3 लाइक दैट। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल लेते हैं उससे ये बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन they form two compounds। कौन कौन से? CO and CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ने CO बना दिया, CO2 बना दिया। इसमें कार्बन कितने हैं बेटे? दोनों में एक एक कार्बन है, मतलब 12 पार्ट्स कार्बन के हैं। एक ऑक्सीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड में, 16 हो गया। दो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में, 32 हो गया। अब इस केस में बाय चांस ऐसी सिचुएशन आई है कि दोनों का मास ऑलरेडी सेम है, लेकिन हमें एक कॉलम हमेशा और बनाना चाहिए जिसमें हम कहेंगे फिक्स्ड मास। हम क्या करेंगे, दोनों में से एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे। वो आपकी मर्जी है, आपने 1 फिक्स करना है, 2 फिक्स करना है, 10 फिक्स करना है, कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए। मैं वैसे बच्चों को ये बोलता होता हूं कि अगर तो वैल्यूज होल नंबर में दी हुई है तो कोशिश करो कि आप मास जो फिक्स करो वो फिक्स कर लो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का। और अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो फिर आप फिक्स कर लो बात। अब यहां पे होल नंबर है तो मैं कार्बन का फिक्स कर रहा हूं मास 12 ही फिक्स कर लेता हूं क्योंकि होल नंबर था। अब मास ऑफ ऑक्सीजन जो इसके साथ जुड़ेगा वो देखना है हमने।
12 के साथ 16 जुड़ रहा है, मतलब 12 के साथ 16 नहीं जुड़ेगा। 12 के साथ 32 जुड़ रहा है, मतलब 12 के साथ 32 ही जुड़ेगा। मतलब ऑक्सीजन के जो ये दो मासेस आए हैं, अगर इनकी हम रेशियो निकाल लें तो वो रेशियो आती है 1:2। तो यही तो हम कह रहे थे कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करें, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएं, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर इज ऑलवेज अ सिंपल रेशियो। एक और बड़ी एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली कंसीडर कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वो 5 तरह के कंपाउंड बनाते हैं। हमने क्या कहा था, दो या दो से ज्यादा होंगे फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होगा। तो कौन कौन से? सबसे कॉमन कंपाउंड जो हम ये जानते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, एंड दिस इज लाफिंग गैस, यू नो। दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पांचवा है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। क्या कहा था हमने? सबसे पहले दोनों एलिमेंट्स का देख लेंगे कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे नाइट्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है वो हम नोट कर लेते हैं। इसमें दो नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन 14 होता है, 14 2s are 28। इसमें एक नाइट्रोजन है 14, इसमें दो नाइट्रोजन है 28, एक नाइट्रोजन है 14, दो नाइट्रोजन है 28। अब इसमें एक ऑक्सीजन है 16, एक है 16, तीन है 48, 2 है 32 और 5 है तो 80। अब हमें क्या करना है? क्या कहा था हमने? एक का मास फिक्स करना है। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने जा रहा हूं मैं। फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर देते हैं। नाउ नाइट्रोजन का जो फिक्स्ड मास होगा, मैंने कहा था अगर होल नंबर होंगे तो हमें क्या फिक्स कर लेना चाहिए? जो उनका एटॉमिक मास है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14, तो 14 फिक्स कर लेते हैं। दो नाइट्रोजन 28 था लेकिन मैंने 14 फिक्स करना है, और जब फिक्स करना है तो सबका मास इक्वल हो जाना चाहिए, तभी तो फिक्स करेंगे। अब हम एक सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि 10 पीस ऑफ बुक्स या 10 नोटबुक्स, दे आर कॉस्टिंग 500 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स? तो 10 की अगर 500 है तो 5 की 250 हो जाएगी। उसी तरह अगर 28 नाइट्रोजन के साथ 16 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो 14 के साथ कितने करेंगे? 8। 28 के साथ 16 रिएक्ट कर रहे हैं तो 14 के साथ कितने करेंगे? आप निकाल भी सकते हो। 28 के साथ 16, 1 के लिए 16/28, 14 मतलब हाफ हो जाएंगे 8 आगे। 14 के साथ 16 तो 14 के साथ 16, 28 के साथ 48 है तो 14 के साथ 24 हो जाएंगे। 14 के साथ 32 मतलब 14 के साथ 32, 28 के साथ 80 है तो 14 के साथ 40। अब हम अगर इनकी रेशियो निकाल लें, ये ऑक्सीजन है, हमने क्या किया था? जो मास ऑफ सेकंड एलिमेंट आ जाता है विद फिक्स मास ऑफ फर्स्ट, उसकी रेशियो निकाल लेते हैं। तो अब यहां पे हम ऑक्सीजन की रेशियो निकाल लेते हैं। 1:2:3:4:5, which is again a simple ratio, and this is what we wanted to prove, that अगर ऐसा सिचुएशन आए कि दो एलिमेंट्स कंबाइन करें और वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएं, तो क्या करते हैं? रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, एक को फिक्स करना पड़ेगा, दैट कम्स आउट टू बी अ सिंपल रेशियो, and this law is known as the law of multiple proportions. Now the fourth law is law of reciprocal proportion. हालांकि this is not included in your CBSE syllabus, but it is important law, so I am going to discuss it over here. And the definition says the ratio of masses of two elements that combine with the fixed mass of a third element is always the same, or the whole number multiple of the ratio when the two elements directly combine with each other. क्या मतलब कि अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं जो आपस में कंबाइन कर सकते हैं, उनमें कोई दो एलिमेंट ले लो
जो तीसरे के फिक्स मास के साथ जब रिएक्ट करते हैं उनके मास की हम रेशो निकाल लेंगे, और वो रेशो या तो वही होगी या मल्टीपल होगी। किस रेशो का? जब वो डायरेक्टली एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। हम इस एग्जांपल को स्टडी करते हैं बाय टेकिंग 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो मीथेन बनता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है। तो लेट अस सी, जो एलिमेंट आपने टॉप पे लिखा हुआ है उसको आपने फिक्स कर लेना और बाकी 2 एलिमेंट्स का आपने मास निकाल लेना। तो हमारा यहां पे जो एलिमेंट है, फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन इज टेकन। पहली शर्त ये है, हमने कहा था ना एक का फिक्स करना। अब कार्बन जब हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो ये क्या बनाता है? मीथेन। मीथेन में कार्बन कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन कितना होता है? 4। 4 into 1 4। दूसरा कंपाउंड हम सी और ओ का ले लेते हैं, CO2। सी एंड ओ जब मिलते हैं तो वो CO2 बना देते हैं, और इसमें कार्बन कितना है? 12, और ऑक्सीजन कितना है? 32। अब हमने कहा था फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, वो मैंने 12 भी ले लेना क्योंकि मैंने कहा था होल नंबर हो तो हम एटॉमिक मास को फिक्स ले लेते हैं। तो 12 के साथ कितना हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है बेटे? 4। 12 के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है बेटे? 32। रेशो कितना आ रहा है? 1:8, मतलब 1/8 आ रहा है। फिर हमने क्या कहा था कि इस फिक्स मास के साथ जो 2 एलिमेंट्स की रेशो आएगी वो वही रेशो होगी जब वो आपस में कंबाइन करते हैं, when hydrogen and oxygen directly combine। जो दूसरे 2 एलिमेंट बच गए हैं उनको हम डायरेक्ट कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वाटर। वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितना है? 16। 1:8, मतलब 1/8, 1/8 and 1/8 equal. So the ratio is always either the same or the whole number multiple. या तो वो सेम होगी या वो होल नंबर मल्टीपल होगी। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ले लेते हैं। जब सल्फर हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो H2S बनता है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो SO2 बनता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है। तो आपको मैंने क्या तरीका बताया है, जो टॉप वाला एलिमेंट है उसको आपने फिक्स कर लिया। तो हमने यहां पे फिक्स मास ऑफ सल्फर ले लेना। सल्फर को फिक्स ले लेना। तो पहला केस हम लेते हैं जब सल्फर और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाते हैं? H2S। सल्फर को फिक्स करना है। इसमें सल्फर कितना है बेटे? 32। 1 है सल्फर इसलिए 32, हाइड्रोजन 2 है इसका मतलब 2। दूसरे केस में जब सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन किए हैं वो क्या बना देते हैं? SO2। इसमें सल्फर कितना है? 32, ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है, 16:2 32। हमने क्या कहा था? फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर लेना है। सल्फर का हमने फिक्स मास ले लिया, और मैंने कहा था होल नंबर में आप एटॉमिक मास ले सकते हो। बाय चांस दोनों केसेस में 32 ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसका मतलब 32 के साथ कितनी हाइड्रोजन कंबाइन करती है? 2। 32 के साथ कितनी ऑक्सीजन कंबाइन करती है? 32, और 1:16 मतलब 1/16 आ गया। उसके बाद में क्या करना होता है? जब वो डायरेक्ट कंबाइन करें, व्हेन हाइड्रोजन and oxygen directly combine they form water, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8। तो एक तरफ रेशियो आ रही है 1/8, एक तरफ आ रही है 1/16। 1/16 क्या होती है? 1/8 क्या होती है? 2 times 1/16। तो हमने क्या कहा था? The ratio of masses of 2 element will always always the same or the whole number multiple। तो इस केस में हमारी वो whole number multiple रेशियो आ रही है, तो वो या तो सेम आएगी या मल्टीपल आएगी। So this explanation is known as law of reciprocal proportion।
Gay-Lussac's law of combining volume. Let us define it first. Now it states that when gases combine, they do so in terms of their volume, which bear a simple ratio with each other, and also with the products. ये जो रेशियो है वो प्रोडक्ट से काफी सिंपल हो जाएगी इफ दे आर आल्सो गैसेस, प्रोवाइडेड all the measurements are made under similar conditions of temperature and pressure. तो जब भी हमने गैसेस का रिएक्शन स्टडी करना है तो यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी हमारे पास बात आ गई है that when gases combine they do so in terms of their volume. क्या मतलब कि गैस को कंबाइन करने के लिए हमें मास लेने की जरूरत नहीं है. जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि गैसेस का कॉम्बिनेशन उनकी वॉल्यूम से ले लेते हैं. मतलब 1 liter of one gas combined with 1 liter of the second gas, and that will happen only because the combination of gases means the molecules. तो इक्वल वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं और उसी पैटर्न में हम इसको स्टडी करते हैं. लेकिन कंडीशन क्या है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में कंबाइन करें HCl बन जाता है. हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है और ये भी गैस है. तो मैं क्या Gay-Lussac के हिसाब से क्या लिखता हूं, मेरे को पता लग रहा है 1 1 and 2. तो मैं ये लिख सकता हूं 1 वॉल्यूम reacting with 1 volume giving me 2 volume. यहाँ वॉल्यूम का मतलब I can take any unit. If I take milliliter, I will say 1 milliliter will combine with 1 milliliter to give 2 milliliter, provided I measure the condition under similar condition of temperature and pressure. I can write 1 liter and 2 liter. और अगर मैं इनकी रेशियो निकालूं 1:2 again which is the simple ratio. Similarly एक और एग्जांपल ले लेते हैं Haber's process. उसमें हम नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं और अमोनिया बन जाता है. All gases, नाइट्रोजन इज गैस एंड इट इज आल्सो गैस. Gay-Lussac क्या कहता था, जो आगे नंबर लिखा है वही वॉल्यूम ले लो. 1 वॉल्यूम इसकी, 3 वॉल्यूम इसकी, बनेंगे कितने 2 वॉल्यूम इसके. इसका मतलब अगर सिमिलर कंडीशन और टेम्परेचर प्रेशर लोगे तो अगर आप 1 लीटर नाइट्रोजन को 3 लीटर हाइड्रोजन से कंबाइन करोगे तो 2 लीटर ऑफ अमोनिया यू विल गेट. And this generalization is known as the Gay-Lussac's law of combining volume. So I stop over here. In the next lecture, we do some problem related to these laws of chemical combination. Thank you very much.